Hello students, BSc Part 3, Paper 3 Physical Chemistry, Unit 1 Elementary Quantum Mechanics by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, Magra Punjla, Jodhpur. Hello students, last टर्न पे हमने थ्रोजिंडर इक्वेशंस के फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये इस तरह से हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कण जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है तथा 120 ग्राम पर सेकंड वेग से गतिशील है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m म्यू। तो यहाँ पर हम इसका h का मान और m यह मास और वेग म्यू रख के इसको निकालेंगे। देन एक इलेक्ट्रॉन का वेग 6.9 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है, तो इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? इसके लिए भी हम यही सूत्र काम में लेंगे और वैल्यूज रख के इसका वेवलेंथ निकालेंगे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम या 100 ppm है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेग की अनिश्चितता ज्ञात करें। तो डेल्टा एक्स ज्ञात करना है हमको। ये सूत्र हम काम में लेंगे, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू h 4 पाई m डेल्टा एक्स। यहाँ पर सब वैल्यूज रखेंगे और हमको वेग की अनिश्चितता ज्ञात होगी। चौथा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3000 kg है तो इसकी अनिश्चितता 10 pm है, तो वेग की अनिश्चितता ज्ञात करो। डेल्टा म्यू इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार से हम वेग की अनिश्चितता ज्ञात कर लेंगे। यदि किसी कण के संवेग के सापेक्ष अनिश्चितता 3.3 इंटू 10⁻⁻21 kg मीटर स्क्वायर 1 है, तो इस स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? तो हम इसकी अनिश्चितता को इस तरह से ज्ञात करेंगे, h और डेल्टा p और ये का मान रखा हुआ है। अगले इसको डेल्टा x इज इक्वल टू h 4 पाई डेल्टा p पे ये सब वैल्यूज रख देंगे, अनिश्चितता ज्ञात कर लेंगे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की वेग की अनिश्चितता 6 इंटू 10⁻⁻4 है, तो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमको ये सब वैल्यूज पता है और इसमें हम डेल्टा एक्स के यहाँ पर ये वैल्यूज रखने पर हमको इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता ज्ञात हो जाएगी। यदि एक अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10⁻⁻27 है तथा 10⁻5 सेंटीमीटर वेग से विचरण करता है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m न्यू के सूत्र से तरंगदैर्घ्य हम ज्ञात करेंगे। यदि किसी गेंद द्रव्यमान 1 किलोग्राम के स्थान में अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम के क्रम की ही हो, तो उसके वेग की अनिश्चितता को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वेग की अनिश्चितता इस प्रकार से इस सूत्र में रखने पर हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने के बाद जो हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण क्या है? ठोसों और द्रवों की सतह पर असंतुलित बल कार्य करता है, अतः जब अन्य पदार्थों के अणु ठोस या द्रव की सतह के संपर्क में आते हैं, तो इन असंतुलित बंध के कारण ठोस या द्रव की सतह की ओर आकर्षित होकर उसके पृष्ठ पर सांद्रित कर चिपक जाते हैं। इसे अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है? अधिशोषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें ठोस या द्रव प्रकार की सतह पर अन्य पदार्थों के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण द्रवों या ठोसों की पृष्ठीय परिघटना है। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर क्या है? अधिशोषण एक सतही परिघटना है, जबकि अवशोषण एक बल्क परिघटना है। अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ केवल अधिशोषक के बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है, जबकि अवशोषण में अवशोषित पदार्थ ठोस या द्रव के उसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। अधिशोषण में पदार्थ अधिशोषक के अंदर प्रविष्ट नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ अवशोषक के अंदर प्रविष्ट करता है। अधिशोषण में अधिशोषित अणु की सांद्रता केवल सतह पर होती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता पूरी तरह से स्थूल में फैल जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सतह पर जो है
ये एड्सॉर्प्शन कहलाता है, और संपूर्ण पदार्थ के साथ मिक्स हो गया तो ये अवशोषण कहलाता है। तो ये हम अधिशोषण और अवशोषण के अंतर को देखते हैं। अधिशोषण में साम्य अवस्था तेजी से स्थापित हो जाती है, जबकि अवशोषण में साम्य अवस्था धीरे धीरे प्राप्त होती है। अधिशोषण में सदैव ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि अवशोषण में ऊष्मा उत्सर्जित व अवशोषित होती है। अधिशोषण अपेक्षाकृत तीव्र प्रक्रम है, जबकि अवशोषण एक धीमा प्रक्रम है। अधिशोषण व अवशोषण के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण होता है, जबकि जल वाष्प का सिलिका जेल द्वारा अधिशोषण होता है। अर्थात सिलिका में निर्मित क्रूसिबल को खुले स्थान पर रखा जाए तो जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है, और जब क्रूसिबल को डेसिकेटर में रखा जाए तो निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड अवशोषित हुई जल वाष्प का अवशोषण करता है। अमोनिया चारकोल द्वारा अधिशोषित होती है, जबकि जल के साथ अवशोषित होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये चारकोल द्वारा तो अधिशोषित हो जाती है, लेकिन जल के साथ अवशोषित हो जाती है। जब शर्करा के विलयन को सक्रिय चारकोल में डाला जाता है तो चारकोल अपनी सतह पर रंगीन पदार्थ का अधिशोषण करके विलयन को रंगीन से रंगहीन कर देता है। अतः चारकोल द्वारा शर्करा विलयन को रंगहीन करना अधिशोषण का सबसे उत्तम उदाहरण है। जब चॉक के टुकड़े को स्याही में डुबोया जाता है तो केवल सतह पर ही सांद्रण होता है, स्याही को अधिशोषित करता है, जबकि रुई के टुकड़े को स्याही में डुबोने पर वो अवशोषित करता है। तो इस तरह से ये अधिशोषण और अवशोषण के कुछ उदाहरण हैं। अब शोषण क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है? प्राय अधिशोषण व अवशोषण दोनों ही साथ साथ घटित होते हैं और दोनों में प्रायोगिक रूप से विभेद करना असंभव है। अतः ये प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण एक साथ घटित होते हों, मैकेन नामक वैज्ञानिक ने इस परिघटना को शोषण कहा है। उदाहरणार्थ जियोलाइट द्वारा गैसों का संग्रहण शोषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब चारकोल द्वारा हाइड्रोजन गैस को ग्रहण किया जाता है तो पहले इसकी सतह पर संघनित होती है, जिसे अधिशोषण कहा जाता है, और कुछ समय बाद हाइड्रोजन गैस चारकोल की आंतरिक सतह में धीरे धीरे वितरित हो जाती है, एक ठोस विलयन का निर्माण करती है, जिसे अवशोषण कहते हैं। अतः चारकोल हाइड्रोजन गैस का अवशोषण व अधिशोषण दोनों करता है, जो कि शोषण कहलाता है। अधिशोषण और अवशोषण के मुख्य जो अंतर है उनको हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से देखते हैं कि अधिशोषण जो है सतही परिघटना है, अवशोषण स्थूल परिघटना है। अधिशोषित पदार्थ बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है, अवशोषित पदार्थ संपूर्ण सिस्टम में वितरित हो जाता है। उसका प्रवेश अधिशोषित पदार्थ अंदर प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषित पदार्थ अंदर प्रवेश करता है। अधिशोषित अणु की सांद्रता केवल सतह पर होती है, अवशोषित अणु की सांद्रता पूरे में फैल जाती है। अधिशोषित अणु की साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, अवशोषित अणु में साम्यावस्था धीरे धीरे प्राप्त होती है। अधिशोषित में केवल ऊष्मा उत्सर्जित होती है और अवशोषित में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अधिशोषण एक तीव्र प्रक्रम है और अवशोषण एक धीमा प्रक्रम है। अधिशोषण और अवशोष्य वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक एब्जॉर्बेंट कहा जाता है, जबकि अवशोषित पदार्थ को अधिशोष्य एब्जॉर्बेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड के विलयन में चारकोल का टुकड़ा डालने पर एसिटिक एसिड चारकोल की सतह पर अवशोषित हो जाता है। यहाँ चारकोल की तरह एसिटिक एसिड एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो एब्जॉर्बेंट कौन है? जो पदार्थ गैस या घुलित पदार्थ को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है उस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं। अर्थात जो अधिशोषण करता है ऐसा पदार्थ अधिशोषक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठोस चारकोल, सिलिका जेल आदि। अधिशोष्य कौन है? जो पदार्थ अधिशोषक की तरह सतह पर अधिशोषित होते हैं
उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। अर्थात जो अधिशोषित हो जाता है ऐसा पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल, KCl, NaCl आदि। अधिशोषण के प्रकार, ये उत्क्रमणीय अधिशोषण, यदि अधिशोषक तथा अधिशोष्य पदार्थों के बीच दुर्बल वॉन डेर वाल बल उपस्थित हो तथा अधिशोषित पदार्थ का ताप और दाब में परिवर्तन को हटाया जा सकता हो, अतः यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो इस कारण इसे उत्क्रमणीय अधिशोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भौतिक अधिशोषण, इस प्रकार के अधिशोषण में अवशोषित अणु अधिशोषित के पृष्ठ पर अंतरा अणु आकर्षण बल या वॉन डेर वाल बल द्वारा बंध जाता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। ये बल अत्यंत ही दुर्बल होते हैं तथा अधिशोषण भी उत्सर्जित होता है। उदाहरणार्थ चारकोल की सतह पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसी गैसों का अधिशोषण। दूसरा है अनुत्क्रमणीय अधिशोषण। यदि अधिशोषक तथा अधिशोषित पदार्थ के बीच रासायनिक बंध उपस्थित हो तो इन प्रबल बंधों की उपस्थिति के कारण अधिशोषित पदार्थ को ताप व दाब में परिवर्तित करके हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इस कारण इसे अनुत्क्रमणीय अधिशोषण कहा जाता है। उदाहरणार्थ रासायनिक अधिशोषण। अब हम यहाँ देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण क्या है, और यहाँ पर हमने इसमें बोला है अधिशोषण भौतिक अधिशोषण। तो उत्क्रमणीय अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण, अनुत्क्रमणीय अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण बोला गया है। और हम अब इन दोनों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अधिशोषण। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होता है, इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इन बलों की प्रकृति प्रबल होती है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण की तुलना में इनकी अवशोषण ऊष्माएं अधिक होती हैं, अतः अधिशोषण में अवशोषित पदार्थ को हटाना बहुत कठिन है और इसके लिए उच्च ताप जरूरी होता है तथा हटाया गया पदार्थ मूल अधिशोषित पदार्थ से भिन्न भी हो सकता है। अर्थात इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ को यदि अलग किया जाए तो उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। निकिल की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, टंगस्टन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण हैं। अब हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखेंगे। इसमें भौतिक बल उपस्थित होते हैं। यहाँ गैस, ठोस व मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल उपस्थित होते हैं। दूसरा, इस अधिशोषण में बलों की जो प्रकृति है वो अलग तरह की होती है, जबकि ये अगले जो इनके अंतर हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर